हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सेशन की शुरुआत होगी। इसके पहले थोड़ा सा चर्चा हो जाए कि आज जो वीडियो होगा वो वर्णमाला का होगा। हिंदी में वर्णमाला। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। वो टेट हो, सुपर टेट हो, बीएड एंट्रेंस हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आज हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे वर्णमाला पर। वर्णमाला है क्या, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आज इसी पर चर्चा होगी, इसी पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं वर्णमाला है क्या। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि अपलोड वीडियो नहीं हो पा रहा था, इसलिए कि थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि अब धीरे धीरे अपलोड किया जाए। कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि सर अपलोड करें, अपलोड किया जाए वीडियो। तो हमने कहा ठीक है, चलिए कर दिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। तो आज जो हमारा सेशन शुरुआत होगा ये वर्णमाला का होगा। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला क्या है, तो इसके विषय में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं वर्णमाला है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये वर्णमाला, इसको अगर तोड़ेंगे तो एक होगा हमारा वर्ड और प्लस माला। दोस्तों, ये हमारा है वर्ड प्लस माला, वर्णमाला। तो दोस्तों, ये जो वर्ड है ये क्या है, वर्ड है क्या। तो दोस्तों, एक अगर हम बताएं तो आप फूल देखे होंगे, जो फूलों का माला बनता है उसी प्रकार से वहाँ फूलों का माला होता है। तो हमें सजा के रखना है, वहाँ यहाँ वर्डों को सजा करके रखा गया, अर्थात वर्डों को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। और वर्डों को व्यवस्थित क्रम में रखने का श्रेय जो है वो अमरकोश को जाता है। किसको जाता है दोस्तों, अमरकोश को जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड क्या है, वर्ड है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कि वर्ड है क्या। तो वर्ड को हम ध्वनि चिन्ह कहते हैं। वर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ड को ध्वनि चिन्ह बोला जाता है। दोस्तों, वर्ड को क्या बोला जाता है, तो वर्ड को ध्वनि चिन्ह बोला जाता है। वर्ड है क्या, तो ध्वनि चिन्ह है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। और वर्णमाला, वर्ड से तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ये वर्ड होती है। कौन सी होती है, वर्ड होती है। दोस्तों, क्या होती है, वर्ड होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोस्तों, सबसे छोटी इकाई ये दोस्तों होती है ध्वनि चिन्ह। क्या होती है, तो ध्वनि चिन्ह होता है। अब हम देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि चिन्ह होती है। तो वर्णमाला है। दोस्तों, वर्णमाला की अगर हम परिभाषा बनाएं, वर्णमाला की परिभाषा बनाएं तो वर्णमाला की परिभाषा क्या कहती है, तो हम कहते हैं दोस्तों, वर्डों के व्यवस्थित समूह को, वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कहेंगे दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, तो हम इसको देख लेते हैं।
कौन से हैं दोस्तों? स्क्रीनशॉट या अपने कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लिया करें। वीडियो रोक करके जो है कॉपी और पेन पर नोट कर लिया करें। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि वर्ड है क्या, तो वर्ड को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। वर्ड है क्या, तो वर्ड को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो वर्ड है। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि चिन्ह होती है दोस्तों। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से भाग हैं। वह कौन कौन से भाग हैं दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो एक दो भाग हैं। एक आपका दोस्तों स्वर होता है और दूसरा दोस्तों होता है व्यंजन। क्या होता है दोस्तों? तो व्यंजन होता है। एक हमारा स्वर होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? तो व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं? अब बात आती है स्वर और दूसरी बात आती है व्यंजन। हम अंग्रेजी में वावेल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और अंग्रेजी में स्वरों की संख्या तो 5 होती है दोस्तों, लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या दोस्तों तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजनों की जो संख्या होती है हम देख लेंगे तो 3 गुना कर लेंगे दोस्तों, तो 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी, अर्थात 3 गुना। देखिए स्वर कितने? तो 11। और व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, एक स्वर दूसरा व्यंजन। अब हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर है क्या? बात तो आती है ना कि स्वर है क्या, स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे स्वर किसे कहते हैं, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं, चलिए। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहा जाता है। स्वर कहते हैं। दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहा जाता है। और स्वरों की संख्या अगर देखें दोस्तों, तो हमने पहले यहाँ लिखा है कि जो स्वरों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहा जाता है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। तो दोस्तों अ, इ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों इतने हमारे क्या होते हैं? तो स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों कितने हो गए? तो 11 हो गए होंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों ये हमारे स्वर हैं। क्या है दोस्तों? स्वर हैं। दोस्तों इन स्वरों को संस्कृत में अच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अच बोला जाता है। हम आगे जब संस्कृत पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि स्वर का दूसरा नाम क्या है। तो स्वर का दूसरा नाम अच है। क्यों है? क्योंकि आ से लेकर के, अगर हम महेश्वर सूत्र में देखें तो आ से लेकर के चा तक सारे स्वर अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। इसीलिए स्वर का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो अच होता है। क्या होता है? अच होता है। दोस्तों बहुत आसान है,
कठिन कुछ नहीं है। वर्णमाला लोग कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। एकदम आसान तरीका से जब आसान भाषा में समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आसान भाषा में समझिए दोस्तों। कहीं से समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दिया करें कि हमें सर समझ में नहीं आया। जहां से ना समझ में आए उस टॉपिक पर आप कमेंट कर दिया करें। कमेंट करेंगे तो बात हमारे तक आएगी और हम उसको आप लोगों को जरूर बताएंगे, पूरा बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमको अपनी राय दें कि सर हमको समझ में आ रहा है। इसलिए हम चलते हैं, फिर देखते हैं। तो अच हो गए दोस्तों। अब देखते हैं अच तो स्वर कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। और अ ई ओ री ए ओ औ। दोस्तों इतने हमारे ये स्वर होते हैं। तो पहले हम स्वर ही पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर हम देखें पहले स्वर पढ़ लें तब व्यंजन पर आते हैं, क्योंकि अगर एक सिस्टम से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ना आने वाला है। एक पहले हम स्वर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद व्यंजन पढ़ते हैं। तो चलिए स्वर पे आते हैं। दोस्तों मूल स्वरों की संख्या जो होती है, मूल स्वर, मूल स्वरों की जो संख्या होती है, स्वरों की संख्या दोस्तों हिंदी में ये 4 होता है। एक आपका है दोस्तों अ ई ओ और री। अ ई ओ री दोस्तों ये मूल स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं। और प्रकंपित स्वर, प्रकंपित स्वर, प्रकंपित स्वर दोस्तों री होता है। कौन सा होता है? री होता है दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि प्रकंपित स्वर किसे कहते हैं, तो री को कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 4 होगी। और कौन कौन से हैं? तो अ ई उ और री। दोस्तों ऐसे हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम यहाँ से अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन करें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपके सर जी ये भी बताएं कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड क्या है? तो वर्ड क्या है? ध्वनि चिन्ह है। वर्ड क्या है? ध्वनि चिन्ह है। और अगर हम देखें वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका स्वर, दूसरा आपका व्यंजन। एक आपका स्वर, दूसरा आपका व्यंजन में बांटा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 हो गई। अ ई ओ री। प्रकंपित स्वर की संख्या तो री है, एक ही होती है। संयुक्त स्वर दोस्तों, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर तो ये हमारे होते हैं दोस्तों 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? तो ए ओ और औ होता है। कौन सा होता है? ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है। अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वरों की मेल से बने हैं दोस्तों। हम देख लेते हैं तो हमारा जो आ प्लस ई बराबर ए होता है। आ प्लस ई बराबर दोस्तों बोल कर देखिए, आ ई जोड़िए तो ए बन जाएगा आपका। अच्छा देखिए प्लस लगा है, और प्लस का अर्थ होता है योग, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। इसीलिए दोनों स्वरों के योग से बने हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं दोस्तों। इधर देखिए आ प्लस ए बराबर ऐ होता है। क्या होता है? ऐ होता है। ये भी स्वर से मिलकर के बने हैं, इसीलिए ऐ होता है। और आ प्लस उ बराबर ओ होता है। क्या होता है? आ प्लस उ बराबर ओ होता है। और आ प्लस ओ बराबर दोस्तों अ होता है। इसीलिए हम इसको जो है संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। आ प्लस ई बराबर ए,
आ प्लस ए बराबर ए, और आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर अ होता है। एकदम बेसिक से दोस्तों वर्णमाला एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जिंदगी भर आजीवन आपको याद रहेगा। और जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे, अगर उसमें हिंदी पूछी जा रही है तो हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि वर्णमाला से हर जगह क्वेश्चन आता है। हर कंपटीशन, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ वर्णमाला से पूछ लिया जाता है। सामने यूपीपी की वैकेंसी भी आने वाली है, जिसमें हिंदी की अहम भूमिका होती है, इसलिए हिंदी को विशेष रूप देंगे और विशेष क्या एकदम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। तो ये हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हम तोड़ के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वर्णमाला जब हम सीख लेंगे तो संधि संधि पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला अगर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, वर्णमाला में जितने वर्ण हैं सबको जान लेंगे तो संधि बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये संयुक्त स्वर हो गए। अब स्वरों को अगर हम देखें, स्वर को अगर हम देखते हैं तो जिह्वा की सक्रियता के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। तो वो भी हम चेक करेंगे कौन कौन से होते हैं, कि जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी हम चेक करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप, हम पढ़ा रहे हैं वीडियो रोक रोक करके, आप नोट्स बनाते रहेंगे दोस्तों। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लोगों का सुझाव आया सर वीडियो अपलोड किया जाए, बोल रहे थे लोग, इसीलिए बना रहे हैं, नहीं तो अभी थोड़ा सा रुकते 2-3 दिन और। लेकिन ठीक है, सामने एंट्रेंस का एग्जाम भी है, इसलिए बनाना है, और आप लोगों के साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ये अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग। अब हम देख लेते हैं कि जिह्वा के सक्रियता के आधार पर दोस्तों पूरा पहली हेडिंग आएगी हमारी, स्वर चल रहा है, और यहाँ देखेंगे तो हमारा होता है जिह्वा के सक्रियता के आधार पर जिह्वा के सक्रियता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। और एक हम यही बता रहे हैं, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, और जिह्वा के सक्रियता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर एक हमारा दोस्तों होता है अग्र स्वर। हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा याद करने में, कभी भूलेगा नहीं तो इससे कंफ्यूजन बना रहेगा आप लोगों को। ठीक है, इसलिए हम चार्ट के माध्यम से समझाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। अग्र स्वर एक होता है दोस्तों मध्य स्वर। कौन सा होता है? तो मध्य स्वर होता है दोस्तों। एक आपका होता है दोस्तों पश्च स्वर। कौन सा? तो पश्च स्वर होता है। एक आपका अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। तो दोस्तों अग्र स्वर किसे कहते हैं और पश्च स्वर किसे कहते हैं और मध्य स्वर किसे कहते हैं, बात आती है। तो अग्र स्वर परिभाषा अगर हम बनाएंगे तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करेगा उसे हम अग्र स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करेगा उसे हम मध्य स्वर बोलते हैं। और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करेगा उसे हम पश्च स्वर बोलते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर एक होता है दोस्तों मुख विवर
खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, दोस्तों होता है समृद्ध, कौन सा? समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृद्ध, अर्धविवृद्ध, और एक होता है दोस्तों विपरीत। देखिए दोस्तों, एक होता है समृद्ध, दूसरा होता है अर्धसमृद्ध, अर्धविपरीत, विपरीत। ये मुख विवर खुलने के आधार पर होता है, और ये जो हमारा है ये जिह्वा की सक्रियता के आधार पर होता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों एक चार्ट बनाएंगे। हमने पहले बताया कि चार्ट के माध्यम से अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, और नहीं तो ऐसे भूल जाएगा। दोस्तों हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अच्छे से एकदम। दोस्तों एकदम अच्छे से समझेंगे तो कभी भूलेगा नहीं तो इसे भूल जाएंगे हम लोग ना। अब देखते हैं समृद्ध। समृद्ध कहते हैं किसे, या अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं, अर्ध विपरीत किसे कहते हैं, विपरीत किसे कहते हैं। परिभाषा अगर पूछी जा रही है तो परिभाषा भी बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हम देख लेते हैं कौन समृद्ध क्या है। समृद्ध है क्या, किसे कहेंगे समृद्ध, समृद्ध किसे कहेंगे? तो समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है दोस्तों लगभग बंद सा। क्या होता है? लगभग बंद सा, अर्थात मुख विवर लगभग बंद सा। तो हम कैसे कहेंगे? तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद हो उसे हम समृद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद सा हो उसे हम समृद्ध बोलेंगे, समृद्ध स्वर बोलेंगे। अर्ध समृद्ध, अर्ध का अर्थ होता है आधा, अर्ध का अर्थ क्या होता है? आधा, और समृद्ध का मतलब आधा, समृद्ध का मतलब आधा बंद। तो हम दोस्तों देखेंगे अर्ध समृद्ध का मतलब होता है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख विवर आधा बंद हो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्ध समृद्ध कहते हैं। अर्ध विपरीत, विपरीत का मतलब होता है खुला, और अर्ध का मतलब आधा। तो हम कह सकते हैं कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख विवर आधा खुला हो उसे अर्ध विपरीत कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अर्ध विपरीत बोलते हैं। विपरीत का मतलब होता है दोस्तों पूरा खुला। विपरीत का मतलब क्या होता है? पूरा खुला, अर्थात मुख विवर पूरा खुला। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुला हो उसे हम क्या बोलते हैं? विपरीत बोलते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए हमारा होता है ई और ओ। इधर हम देखते हैं तो ए दोस्तों मध्य में सिर्फ ह्रस्व आ आता है। क्या आता है? ह्रस्व आ आता है दोस्तों, ह्रस्व आ आता है। मध्य में क्या आता है? ह्रस्व आ आता है। और यहाँ पे आपका आओ, इधर दोस्तों दीर्घ आ, यहाँ पे हम देखेंगे तो आता है दोस्तों ओ। अब देखिए दोस्तों, समृद्ध ई, हम बोलेंगे ई, लगभग ओ पश्च स्वर, जीवा के सक्रिय आधार पर पश्च स्वर में ओ। देखिए दोस्तों, अब क्या आ रहा है? मुख विवर लगभग बंद सा है। मुख विवर क्या है? लगभग बंद सा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? लगभग बंद सा। अब ई उ ये आ गए समृद्ध स्वर। और अग्र स्वर में अगर देखेंगे जिह्वा की सक्रियता के आधार पर देखेंगे तो ई होगा ए अग्र स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, और मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ ह्रस्व आ आएगा। क्या आएगा? ह्रस्व अ। और इधर पश्च स्वर के अंतर्गत हम देखेंगे ओ औ आओ आ। दोस्तों इतने जो स्वर हैं ये हमारा पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है,
और ये अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। अच्छा, समृत में अब देख लेते हैं, ई उ हो गया। अर्ध समृत का मतलब होता है आधा बंद, आधा बंद। तो दोस्तों ए जब हम बोलते हैं ए, तो हमारा जो मुख विवर है ना आधा बंद होता है, तो ए हम बोल देते हैं। और ओ क्या बोलेंगे दोस्तों, ओ। अब देखिए आधा बंद है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अर्ध समृद्ध बोलते हैं। अर्ध विवृत का अर्थ होता है आधा खुला, आधा खुला। तो ए जब बोलते हैं ए, तो हमारा जो मुख विवर है ये आधा खुल जाता है। और अ बोलते हैं तब भी खुलेगा, अ बोल के देखिए, अपने से बोल के देखिए, कि प्रैक्टिकली है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अ इसलिए आधा हमारा क्या है, ये खुला है, इसलिए अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है। अब विवृत का मतलब होता है पूरा खुला। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुला हो उसे हम क्या बोलते हैं, विवृत बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, हम बोलते हैं दीर्घ आ बोलते हैं, तो हमारा जो मुख है ये पूरा खुल जाता आ। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इतना पूरा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।